नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल को हैनीमैन साहब का जयंती है। हैनीमैन साहब जो होम्योपैथ के जन्मदाता है और होम्योपैथ की पद्धति से कई लोगों का स्वास्थ्य ठीक होता है। तो हम आज चाहते हैं कि होम्योपैथी पर बात हो, हैनीमैन साहब पे बात हो और इन पर बात करने के लिए, होम्योपैथी पर बात करने के लिए हमारे साथ होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर एशियन सिंह हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत कि आप हम लोगों से आज जुड़े हैं। आज होम्योपैथ के जन्मदाता उनका आज जयंती है। तो सर सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि आप उन पे ही कुछ फोकस करें। मैं हैनीमैन साहब को एक बार नमन करता हूं और नमन करता हूं उस जर्मनी की धरती को जिसने ऐसे महापुरुष, ऐसे वैज्ञानिक को जन्म दिया। हैनीमैन साहब आज के तारीख में स्वयं में एक शोध है और हैनीमैन साहब उन सूचियों में है जो सत्य को स्थापित करने के लिए, सत्य के लिए यातनाएं सहे हैं। कई लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई है। आपने देखा होगा गैलीलियो साहब का, सत्य के लिए ही उनको मार दिया गया जेल में डाल करके और सूली पर चढ़ गए ईसा मसीह साहब। उसी कैटेगरी में हमारे हैनीमैन साहब भी हैं। हैनीमैन साहब को भी अपनी सत्य को बचाने के लिए, सत्य को प्रचारित करने के लिए इनको भी बहुत यातनाएं सहनी पड़ी है। इनको अपने देश से निकाला गया, महाअभियोग चलाया गया, ये सारी यातनाएं हैं। तो ये सारी यातनाएं इस सत्य को बचाने के लिए उन्होंने सहा है। अब हम चलते हैं। ये छोटा सा सवाल यहाँ पे है कि आपने बोला कि बहुत सारी यातनाएं सहे हैं, तो हमें तो लग रहा है कि वो कुछ बेहतर कर रहे थे, समाज को बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, एक पैथी का ईजाद कर रहे थे जिससे लोगों का भला होना था। तो ऐसा क्या हालात पैदा हुए कि उनको यातनाएं सहनी पड़ी है, इतना परेशानी हुआ? ये विमल बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है और इस सवाल को करने के लिए आपको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। आपने एक शेर सुना होगा कि उसके दुश्मन हैं बहुत, आदमी अच्छा होगा। तो हैनीमैन साहब, चूँकि मैं आता हूँ वहाँ, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और शायद ये गरीबी ही उनको और बेहतर बनने में मदद की। और जो चिकित्सा विधा की जो एरर थे, दो कमियां थी, वो उनको शुरू से खटकती थी। एक तो सारे लोग जो हैं चिकित्सा विधा पर एक माफियाओं का इस तरह से जकड़ बनता जा रहा था कि सभी लोग उस चिकित्सा से वंचित होते जा रहे थे। दूसरा, उस दिशा में अंधाधुंध जो शोध होते थे वो गलत दिशा में ही हुआ करते थे। तो ये दो बातें उनको खटकती थी। इसलिए वो हमेशा से इस तलाश में थे कि क्या ऐसा कोई साइंस, ऐसी कोई विधा चिकित्सा की इजाद की जा सकती है ताकि चाहकर भी माफिया जो है अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल न कर सके। तो ये उनके अंदर जो एक सवाल था, जो संवेदना थी, वो उनको एक ऐसा अन्वेषक बनाई जो दुनिया में सचमुच आज भी देखेंगे कि बाजारवाद इतना इसके ऊपर अपना जकड़ जमाने की प्रयास करने के बावजूद भी इसको आम लोगों से छीन नहीं पा रहा है। और इसीलिए तमाम तरह के षड्यंत्र तब से लेकर आज तक है। उस समय जब इन्होंने इजाद किया तो एक ऐसे साइंस का इजाद किया जिससे गरीब से गरीब लोगों को बड़ी आसानी से इलाज किया जा सकते। उसमें इन्होंने ऐसी एक पैथी का इलाज किया जिसमें टूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, खर्चीला नहीं। सबसे पहला सवाल वहाँ यही था। चूँकि वो गरीबी से गुजरे थे तो उनका एक तो सवाल का सवाल यही हो गया कि मैंने मिनिमम टूल्स के इस्तेमाल किए जाएं जो बहुत परमावश्यक हो, उनका ही इस्तेमाल किया जाए। तो एक खर्च यहीं बच गया। ठीक है। अब हम आते हैं कि हैनीमैन साहब कैसे एक स्वयं में शोध हैं और उन्होंने जिस पैथी का इलाज किया वो पैथी क्या चिकित्सा विधा के अन्वेषण, इन्वेंशन की धारावाहिक है कि अलग से कोई एक विधा ही है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लग रहा है कि इससे पहले एलोपैथी की शुरुआत तो हो चुकी थी और उसमें खामी रही होगी, उसको पूरा करने के लिए इससे पहले नहीं, इससे बहुत पहले आप एलोपैथी के जनक हिपोक्रेट साहब हैं और लगभग 400 से 500 ईसा पूर्व
उसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने एलोपैथी का इजाद किया। तो एलोपैथी की दुनिया आभारी रहेगी, मैं भी आभारी इसलिए हूँ कि एलोपैथी ने जो एक काम किया। आप को मैं बता दूं कि पहले रोमन साम्राज्यवाद ही पूरे विश्व में राज करता था, और जहाँ जहाँ रोमन संस्कृति गई वहाँ वहाँ रोमन चिकित्सा पद्धति गई। तो वहाँ वो लोग पहले, सबसे पहले बीमारियों का कारण जो है वो किसी ईश्वर के अभिशाप या दैत्यों का जो है प्रकोप समझते थे, अंधविश्वास। लेकिन हिपोक्रेट्स साहब ने दुनिया को कम से कम एक वैज्ञानिक दृष्टि दी। उन्होंने बताया कि नहीं, बीमारियों का कारण जो है ये सब नहीं है। बीमारियों का कारण जो है वो बाहर के जो जीव हैं, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो है। और इस दिशा में उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इसलिए हिपोक्रेट्स जो हैं ये वो बधाई के पात्र हैं बहुत पहले। लेकिन कोई भी खोज, कोई भी इन्वेंशन अंतिम नहीं होता। 3 शब्द जो हैं दुनिया में जो बहुत बाद में एक्सेप्ट किए जाने लगे कि वाइटल फोर्स, ये जिसको पहली बार हमारे हनीमैन साहब ने इस्तेमाल किया। इम्यून सिस्टम हमारे हनीमैन साहब ने इस्तेमाल किया। और थोड़ा सा भी प्रसंग बस मैं ये बता दूं, जैसा मैंने बताया कि रोमन साम्राज्य जहाँ जहाँ गया अंधविश्वास भी वहाँ हो गया। मेरे यहाँ चिकित्सा विधा में जो आयुर्वेद चिकित्सा विधा है उसमें अंधविश्वास नहीं था। उसमें व्यक्तिगत फायदे के लिए जो बाद में लोग घुसे हैं वो इसको उस दौर में नहीं था। उस दौर में नहीं था। उन लोगों ने इसको अंधविश्वास के आवरण में डालकर इस पैथी को दुनिया की नंबर 1 पैथी नहीं बन दिया। आपको मैं बताता हूँ, अगर मिथक है तब भी या मिथक नहीं तब है तब भी आप देखेंगे कि जो लक्ष्मण को शक्तिवान लगता है तो वहाँ एक संजीवनी बूटी का जिक्र आता है, वहाँ किसी झाड़ फूक का नहीं जिक्र आता है। आप गौर करेंगे वहाँ क्या आता है, संजीवनी बूटी, मतलब संजीवनी बूटी को रगड़ कर देने की जो बात आती है। और अगर मिथक भी है तो कहीं ना कहीं बूटियों का इस्तेमाल होता है। मिथक तभी बनता है जब किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है तो उसको देखकर ही उसी के उपमा लगाकर मिथक भी बनता है। तो वहाँ आप देखें कि जब इतने झाड़ फूक ही अगर सत्य रहता है तो वहाँ झाड़ फूक वाले तो 1 से 1 लोग होंगे। वहाँ किस चीज़ का जिक्र आया है, औषधीय इस्तेमाल का। तो हमारा देश इसमें समृद्ध रहा है, लेकिन पाखंडियों ने आकर आयुर्वेद को जो है वो पीछे कर दिया। अब हनीमैन साहब की बात आती है तो हनीमैन साहब ने कहा, जब वो पढ़ रहे थे और आप चिकित्सा, वो आपको प्रसंग बस ये भी बता दें कि एलोपैथी के वो बड़े ही कुशल चिकित्सक थे। एलोपैथ के मज़े की बात है कि एलोपैथ शब्द भी उन्हीं का दिया हुआ है, नहीं तो इसके पहले प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के नाम से ही वर्णन है। जहाँ हिपोक्रेट्स साहब का जितनी आपको फिलॉसफी है उसमें कहीं भी एलोपैथी शब्द आप नहीं पाएंगे, उसमें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन शब्द पाएंगे। और एलोपैथी शब्द भी हनीमैन साहब का दिया हुआ है। हमारा ये एक कहना है, जैसे एलोपैथ हनीमैन साहब उसमें थे, उस फील्ड में थे, उसमें काम कर रहे थे, उन्हें खामी लगी होगी कि कुछ इससे और बेहतर हो सकता है और आगे का रिसर्च हो सकता है, और इसलिए उन्होंने होम्योपैथिक की इजाद की और फिर वो परंपरा आगे बढ़ी। लेकिन आज हम उसको देखते हैं तो लगता है ना कि एक एलोपैथ और होम्योपैथ के बीच एक आपसी भिड़ंत है, एक मतलब उस तरह का वर्चस्व को लेकर के, पावर को लेकर के, या फिर उसके काम करने को लेकर के एक द्वंद्व शुरू है, विवाद शुरू है। तो ऐसा नहीं लगता कि एक आदमी जब दोनों पैथी में रह करके कुछ बेहतर करता है तो साथ मिलकर भी काम किया जा सकता है? नहीं, ये भी आपका सवाल जो है, सवाल तो बहुत ही जायज़ है। और जो कि कोलिब्रेशन की बात है, बिल्कुल अगर माफियाओं के चंगल में चिकित्सा विधा नहीं रहती तो बिल्कुल कोलिब्रेशन अब तक बन गया होता। ठीक है, इसमें कोलिब्रेशन नहीं बनने में एक तरफ एलोपैथी के चिकित्सा माफियाओं का जो रोल है, दूसरी तरफ होम्योपैथी के पूर्वाग्रही लोगों का भी कम भूमिका नहीं रही है। वो हनीमैन साहब को ये ब्रह्मवाद की समझते हैं। उनको हमने बताया कि हनीमैन साहब खुद एक शोध हैं, तो वो उनको एक शोध के रूप में नहीं देखते हैं। हनीमैन साहब अपने जीवन में एक ऑर्गेनन नाम की किताब लिखे हैं। वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने
औषधि के साथ साथ डॉक्टरों की लिमिटेशन, डॉक्टरों की सूझबूझ के बारे में उन्होंने एक मानक तय किया है। वो कहते हैं कि एज ए फिजिशियन, वन फिजिशियन सोली मिशन इज परफेक्टली, जेंटली एंड परमानेंटली, जब चिकित्सा के साथ साथ उसको अपने बता रहे हैं, वैल्यू भी है, क्योर एंड रीस्टोर टू सीक टू हेल्थ। मैंने उनका कहना है कि एक चिकित्सक का हाई मिशन, उसका एक आदर्श क्या होना चाहिए। जर्मनी का शब्द है मिशन, मिशन का मतलब आदर्श होता है, कि उसका मतलब क्या होना चाहिए कि रोगी को जेंटली, मतलब ऐसा कि उसको कोई तकलीफ दर्द ना हो, अच्छे से कम्युनिकेशन किया जाए उससे। परमानेंटली मतलब सदैव के लिए, हमेशा के लिए। और रैपिडली, जहाँ यहाँ कहते हैं लोग होम्योपैथी बड़ी देर से सुनती है, उनका पहला ही फार्मूला में देखिए क्या लिखते हैं कि जेंटली, यहाँ क्या है, फाड़ दो, दर्द हो रहा है चिल्लाने दो, बेहोश कर दो। लेकिन उनका कहना है नहीं, जेंटली मतलब उसको दर्द ही ना हो, उसको पता ही नहीं चले। एक आदर्श देखिए किस तरह चिकित्सक का एक आदर्श तय करते हैं कि उसका कैसा आदर्श होना चाहिए। तो जेंटली, आप तो चिकित्सा विधा डॉक्टरों के अंदर से आप 2% के अलावा जेंटली शब्द ही गायब हो गया है। उसके बाद करें परमानेंटली, मतलब वो बीमारी हमेशा के लिए जानी चाहिए, और रैपिडली, फास्ट जानी चाहिए, फास्ट। और करें कि रीस्टोर, मतलब पुनः बहाल कीजिए उसके स्वास्थ्य को वो जैसा था। यहाँ नहीं कि आपका बुखार चला गया, भूख लगी नहीं रहा, डॉक्टर ने कहा आप ठीक हो गए, डॉक्टर आपको डांट कर कहता है आप ठीक हो गए, कहाँ ठीक हो गए। तो उन्होंने जो एक आदर्श, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एक चिकित्सक का आदर्श और एक विधा का मतलब उद्देश्य दोनों तय किए हैं। ठीक है, तो ये बात जहाँ आ रही है कि हम वहाँ चलते हैं कि एलोपैथी के बहुत ही बड़े चिकित्सक थे और वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे उस चिकित्सा विधा से। उनका कहना है कि वो सारे के सारे तीर अंधेरे में मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं? कि पहला तो है कि उनको डोज को लेकर एक समस्या थी, दवाओं का जो बड़े बड़े डोज, जो बड़े बड़े टैबलेट हैं, उनका कहना है कि बीमारी का आकार कितना बड़ा है दिखती है उसको, जो अगर उन्हीं की बात सही मान ली जाए कि बैक्टीरिया ही जिम्मेवार है, तो बैक्टीरिया जब नंगी आंखों से नहीं दिखता है तो मारने के लिए इतना बड़ा गोला बारूद क्यों ना दवा को की सूक्ष्म मात्रा तय की जाए जो अदृश्य ही हो। इस खोज में उन्होंने एक और नई चीज़ खोजा। उन्होंने कहा एक वाइटल फोर्स है जो पूरे बॉडी को एक व्यवस्थित ढंग से चलाता है। ये बॉडी के अंदर ही है ये? हाँ, वो बॉडी के अंदर ही है, जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है। वो वाइटल फोर्स क्या करता है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई भी बाहरी विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी जैसे प्रवेश करना चाहता है, वो हमारा वाइटल फोर्स क्या करता है कि उससे जंग लड़ता है, उसको आने देना नहीं चाहता है अंदर। हमारा वाइटल फोर्स, इसका एक आपको उदाहरण आपको ये भी बताते हैं। देखेंगे किसी गांव में कलरा फैला है, सारे लोगों को कलरा नहीं हो जाता है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बचे रह जाते हैं। क्या कारण है? वो कोई दैवी कारण नहीं है, वही उनका वाइटल फोर्स जो स्ट्रंग है, विषाणु तो अटैक करता है लेकिन वो उससे उनका वाइटल फोर्स जो है वो फाइट करके उसको निष्क्रिय कर देता है। यही बात मैं कोरोना काल में भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हमको वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करो, उस वायरस से डरो मत। लेकिन इसको अनसुना किया गया, बाद में इसी नाम पर झूठे वैक्सीन को वैक्सीनेशन किया गया और ये भी कहा गया कि वो वाइटल फोर्स को ही बढ़ा रही है। हैनीमैन साहब कहते हैं कि होम्योपैथी इज ए परफेक्ट साइंस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लॉ ऑफ एटॉमिक डिफ्यूजन वर्क किया। जैसे हम लोग किसी पदार्थ को तोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? एनर्जी।
एनर्जी को कंज्यूम करके हम लोग एटम बम बनाते हैं। एटम बम क्या होता है, परिमाण में बहुत छोटा होता है और मारक बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्होंने उस केमिस्ट्री को इसमें मिक्स किया कि इस पदार्थ को अगर ब्रेक किया जाए तो उसकी जो एनर्जी निकलेगी उस किसी चीज़ में क्या कंज्यूम की जा सकती है। तो इसके लिए उनको एक माध्यम मिला अल्कोहल। अल्कोहल ऐसा एक माध्यम है जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और पदार्थ के रूप में बार बार उसको डायनेमिजेशन करने से माने डाइल्यूट करने से उसको पदार्थ के रूप में तो वो उसके अस्तित्व खत्म हो जाता रहता है, लेकिन वो एनर्जी के रूप में उसमें कंज्यूम होते जाता है। तो पदार्थ के रूप में जब वो ख़त्म होता है तो पदार्थ के अंदर जो अवगुण है, मतलब जो नुकसान करने वाला भी जो गुण साथ साथ रहता है वो ख़त्म हो जाता है और सिर्फ एनर्जी बचती है, मतलब सिर्फ रोगाणु को मारने वाली शक्ति उसमें बढ़ जाती है। इसी को हम लोग डायनेमिजेशन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि पावर, शक्ति की डिग्री। तो ये उन्होंने एक नया साइंस ऐसा इजाद किया कि इसमें कहीं भी नुकसान करने की बात नहीं है। दवा की मैग्नीट्यूड परिमाण बहुत छोटा है, इसलिए शरीर को नुकसान नहीं करता है और वाइटल फोर्स चूँकि हमारी छोटी है इसलिए उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ता। वो छोटी सी चीज़ों को लेकर अपने पुनः हथियार तैयार करके वो एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए ये एक नेचर से मिलता जुलता साइंस है। ये ऐसा साइंस है जिस पर हमारा शरीर जो है ऑटोमेटिकली वर्क करता है, इसीलिए ये दोष रहित भी है। और चूँकि अल्कोहल में इसको डाइल्यूट करने के कारण क्या होता है, 3 कारण है। एक तो हमारा वो दवा की औषधि पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, वो काफ़ी सस्ती हो जाती है दवा। तो वो एक सोशल साइंस का भी सल्व यहाँ सवाल हो जाता है कि सस्ती हो जाएगी तो सभी लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। और माफियाओं के लिए यही इसकी सिंप्लिसिटी जो है वो नुकसानदेह है, क्योंकि उनको लूटने का इसमें चारा नहीं मिलता। तो इसलिए इनको इस साइंस को वो डेवलप नहीं होने देते। सर आखिरी सवाल है, लेकिन उस सवाल से पहले छोटा सा एक सवाल है, इसका शॉर्ट में बोल दीजिएगा, फिर आखिरी सवाल ले लीजिएगा। आपने अल्कोहल का जिक्र किया तो हम लोग देखें अल्कोहल को लेकर के, होम्योपैथी को लेकर के ही एक विवाद खड़ा किया जाता है, खास करके बिहार में, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल बैन है। तो ये बार बार कहा जाता है कि लोग अल्कोहल, अच्छा उसमें कई घटनाएं घटी जहाँ पे सीधे बताया गया कि होम्योपैथ जिम्मेदार है, ये वहीं से दवा लोग लेते हैं और शराब बनाते हैं जिसका खमियाजा है कि लोगों की मौत हो जाती है। इस पर क्या कहिएगा सर? देखिए, ये आपका बहुत ही आज के संदर्भ वाला सवाल है। निश्चित रूप से मैं ये बता दूं कि अगर इसका अल्कोहल का कहीं भी संबंध इस तरह का रहता तो ये इनका जो मद्य निषेध का कानून लागू है इसके पहले भी इसका दुरुपयोग होता है। आप गौर करेंगे कि दुरुपयोग कब शुरू हुआ, जब इनका मद्य निषेध कानून लागू हुआ। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मद्य निषेध कानून के इम्प्लीमेशन में कमी है, इस फिलॉसफी में, इस पैथी में कहीं। लेकिन दुष्प्रचार ये किया गया कि होम्योपैथी की दवा जो है, पहले तो प्रचार ये कहा गया कि ये दवा ही नहीं है, ये दारू है। पहला प्रचार देखिएगा, ये किसी सरकारी महकमे से किया गया, मतलब माफियाओं ने किसी न किसी सरकारी महकमे के किसी व्यक्ति को इस्तेमाल किया। उसके बाद जब हो हल्ला हुआ तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें एक कोई पदार्थ मिलाया जाता है, मतलब इस अल्कोहल में, जबकि इसमें हम जो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं उसका इथाइल अल्कोहल हम कहते हैं। 2 तरह के अल्कोहल होते हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल। इथाइल अल्कोहल इज एक्सेप्टेबल फॉर ड्रिंकिंग, मिथाइल पेंटिंग वो एकदम, और मिथाइल पेंटिंग। तो ये जो इथाइल अल्कोहल लेते हैं वो उसको पीने से कहीं आदमी मरता नहीं है, वो इसमें इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए कहीं भी होम्योपैथ जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार है ये व्यवस्था। और ये व्यवस्था की आड़ में होम्योपैथ को समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि वो लोग बड़ी अध्ययन करके देख लिए हैं कि अल्कोहल को अगर इससे अलग कर दिया जाए तो ये चलेगी ही नहीं, तो ये चलेगी ही नहीं, क्योंकि दूसरा कोई माध्यम आज तक खोजा नहीं गया। तो या इसको समाप्त किया जाए, या
फिर इसको इथाइल अल्कोहल को यहाँ से अगर बाइंड कर दिया जाएगा तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो इथाइल अल्कोहल का वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे, फिर उनके अंदर ही पूंजी जाएगी और यहाँ ये दारू बाहर से एक्सपोर्ट होगा तो महंगी हो जाएगी ये दवा, तो फिर महंगी हो जाएगी तो वो लोग फिर इसमें खुद माफिया ही आ जाएंगे जब महंगी हो जाएगी। तो जब तक सस्ती है तब तक उसमें नहीं है, तो या तो इसको डैमेज करो और नहीं तो इसको इतना महंगा करो कि मुझे भी लूटने के मिल जाए। इसलिए ये एक षड्यंत्र है। आखिरी सवाल सर ले लेते हैं, वो मेरा सवाल नहीं, लेकिन हम एक अचानक एक वीडियो देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि एलोपैथ के कुछ डॉक्टर हैं और उनका कहना था कि होम्योपैथ इज़ नॉट अ साइंटिफिक अप्रोच, इसमें साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, इसमें कोई वैज्ञानिक वाली बात नहीं है, ये बस इस पर क्या कहिएगा सर? देखिए, इधर कोरोना के बाद से एलोपैथ के मेरे अच्छे चिकित्सकों से मेरी मुलाकात भी हुई, डिबेट भी हुई, और जितने भी अच्छे चिकित्सक हैं जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से पढ़ा भी है और बड़ी ईमानदारी से उनके अंदर इंसानियत है, उन्होंने कहीं ये सवाल नहीं उठाया है। क्यों नहीं उठाया है? सोशल मीडिया पे देखा है। हाँ, क्यों नहीं उठाया है अब मैं बताता हूँ। हनीमैन साहब कहते हैं कि होम्योपैथ इज ए परफेक्ट साइंस, परफेक्ट सिंपल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है? दैट इज ए साइंस। सिंपल, परफेक्ट सिंपल कह रहे हैं, ये एक परफेक्ट साइंस जब है कह रहे हैं, तो वो लोग सीधी आंखों से देखने वाले जो चिकित्सक हैं या जिनकी जानकारी कम है या जिन्होंने अपने कैरेक्टर को पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया है, या सिंपल देखने में लगता है कि इसमें तो दिखती नहीं है इसलिए दवा नहीं है। मैं पूछता हूँ, कलरा का वायरस दिखता नहीं है इसलिए वो अस्तित्व में नहीं है। अभी आपको मैंने बताया कि डायनेमिजेशन एक शब्द है, जिसको डायनेमिक्स क्या होता है, मैथ का एक शब्द है कि आप अगर यहाँ किसी चीज़ को लटका कर ऐसे कर दिए तो यहाँ से यहाँ जो वो जाता है उसको डायनेमिक्स कहते हैं, जहाँ रुक गया उसको स्टैटिक्स कहते हैं, मतलब स्थिर हो गया। तो ये बड़ी कितनी वैज्ञानिक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। डायनेमिजेशन मतलब दावा को जो है गति के रूप में, गति की उसको गति प्रदान कीजिए। तो गति प्रदान करने के ही दरमियान आपको मैंने बताया कि पदार्थ को तोड़ रहे हैं वो, और एनर्जी उसमें कंज्यूम हो रही है। तो जब तक पदार्थ अपने अस्तित्व में रहेगा तब तक दिखेगा। एनर्जी को किसी ने देखा है या एनर्जी देखने वाला कोई यंत्र आज तक आया है? तो बताइए कि जब उसमें एनर्जी के रूप में वो कंज्यूम हो गई तो आप कैसे उसको देख सकते हैं नंगी आंखों से? हाँ, उसके प्रभाव को जांचने के लिए जो डॉक्टर कहता है कि इसमें दवा नहीं है, उसके सर को फोड़ दिया जाए और इस दवा को खिलाया जाए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एलोपैथी जितना देर में ठीक करेगी उससे ये जल्दी ठीक करेगी। इसको प्रयोग करके देख लिया जाए कि उसमें दवा अस्तित्व में है कि नहीं। आप एनर्जी को देखने का यंत्र नहीं आज तक ढूंढे और खोज रहे हैं पदार्थ। मैं कह रहा हूँ कि पदार्थ को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हनीमैन साहब कह रहे हैं। मैं तो आज उससे भी आगे रिसर्चर और भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन हनीमैन साहब खुद कह रहे हैं कि इसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देने से क्या होता है कि पदार्थ जब अपने मूल रूप में रहता है तो उसमें गुण और दोष दोनों रहता है। जैसे नींबू आप देखिए, उसमें साइट्रिक एसिड ज़्यादा है, वो आप लेते हैं तो कभी कभी नुकसान भी करता है, लेकिन उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, इतना कर दिया जाए कि उसके अंदर जो साइट्रिक एसिड की मात्रा जितनी ज़्यादा है उसको हटा दिया जाए, जितना बॉडी को जरूरत है उतना ही कर दिया जाएगा, तो आप ले सकते हैं, आपको कहीं नुकसान नहीं करेगा। तो इसी साइंस को, इसी केमिस्ट्री के साइंस को उन्होंने बायोलॉजी में इम्प्लीमेंट कर दिया। दैट इज़ ए पूरा होलसम साइंस। ये अनसाइंटिफिक किस एंगल से वो लोग कहते हैं, जब सामने बैठकर डिबेट करेंगे तब ये मामला हल होगा। अन्य लोगों में बैठकर बातें कह देना ये एक इंसानियत के साथ नाइंसाफ़ी है, इस विज्ञान के साथ नाइंसाफ़ी है। ये परफेक्ट, बिल्कुल बल्कि परफेक्ट साइंस है। बायोलॉजी, अन्य चिकित्सा, एलोपैथी में तो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं है, इसमें फिजिक्स भी है। तो ये परफेक्ट साइंस है, अनसाइंटिफिक नहीं। शुक्रिया सर आने के लिए, धन्यवाद। तो ये है डॉक्टर एशियन सिंह, जिनसे हमारी बातचीत हुई है। चूँकि आज हनीमैन साहब का जयंती है तो हम लोग ने उन पर भी बात करी और उनके द्वारा ईजाद की गई पैथी जो होम्योपैथी है उस पर भी बात हुई। अब इस तरह की बातें आगे भी होती रहेगी, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।